A very hearty good morning to all of you once again. My name is Justin Masih and I am serving as Associate Professor in the Department of Chemistry at the Ewing Christian College. And I want to welcome all of you, my dear first year students, to this lecture. Now, in the previous lecture that you have seen, we discussed about the basic background, or the basic pretext or the context in which the entire concept of the structure of atom came into its existence. एक पृष्ठभूमि हम लोगों ने अध्ययन करी और हम लोगों ने डेमोक्रिटस जो फिलोसोफर थे वहां से लेकर के एटम शब्द की जो संरचना हुई उसके मायने उसके अर्थ को समझते हुए जॉन डाल्टन की थ्योरी की ओर हम बढ़े। वहां पर हम लोगों ने इस बात को पढ़ा कि एटम न्यूट्रल है, एटम इंडिविजिबल है, एटम अल्टीमेट है। और हम लोगों ने देखा कि आज भी जॉन डाल्टन साहब के द्वारा जो 3 बातें एटम के बारे में कही गई थी, 3 प्रपोजल्स मेड बाय जॉन डाल्टन अबाउट एन एटम, उस 3 में से 2 बातें आज की तिथि में भी सही हैं। और इस बात को देखते हुए उसी समय पर जब जॉन डाल्टन ने मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, उसी समय उनको द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर की उपाधि दी गई थी। And I think it's very, very rightly so. And then after John Dalton, we discussed about the watermelon or the plum pudding model of Sir J.J. Thomson. In between, the discovery of electron, the discovery of proton, the discovery of neutron by Chadwick. ये तमाम बातों की चर्चा हम लोगों ने करी. And then from there we moved on and we started discussing the Rutherford's atomic model. और हम लोगों ने देखा किस तरह से alpha scattering experiment को रदरफोर्ड साहब ने प्रपोज किया और उसके जो 3-4 मेजर ऑब्जर्वेशंस थे, इन 3 या 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया और उन्होंने जो मॉडल का नाम रखा वो था द सोलर सिस्टम मॉडल। सो द मॉडल प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड, talking about the structure of atom, that model or that hypothesis is referred as or is called the solar system model. सौर मंडल जिस तरह से होता है, बीच में सन है, चारों तरफ बाकी प्लैनेट्स परिक्रमा करते हैं, तो रदरफोर्ड ने इसी बात को प्रपोज किया कि एटम भी स्फेरिकल है और एटम के केंद्र में एक पॉजिटिवली चार्ज हेवी डेंस स्मॉल बॉडी है जिसका कि नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा, नाभिक। और उसके बाद कहा कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं ये परिक्रमा करते रहते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली ऑर्बिटिंग revolving around the nucleus which is present in the center of the atom, just like the sun is present in the center and the planets are all revolving around the sun. Similarly, the nucleus is present in the center of the atom and the electrons are all revolving around the nucleus. And on this basis the structure of atom or the model that was proposed by Rutherford was called the solar system model. और इसी बीच में क्लार्क मैक्सवेल साहब ने भी अपनी एक बात कही, उसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत विस्तार से हम लोगों ने इन सारी बातों की चर्चा करी थी। सो जितनी बातें मैंने आपको इस 2-3 मिनट में 4 मिनट में बता दी हैं, इसी से संबंधित एक फुल लेंथ लेक्चर का वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिला है। So I really want to appreciate you. Now, as I said earlier, that the first topic of your syllabus of Unit 1, Semester 1, Inorganic Chemistry, Unit 1, the first topic in the structure of atom is the Bohr atomic model. So हम लोग बोर atomic model से अपनी बात को हम लोग शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने नोट्स को बनाइए। जो यहां पर मैं आपके साथ लेक्चर में बातों को शेयर करूंगा वो एक आउटलाइन होगा, ये एक गाइडलाइन होगी। आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि किस डायरेक्शन में आपको प्रोसीड करना है। बहुत सारी बातें यहां पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से उसको नोट डाउन कीजिए। ये वीडियो कॉलेज की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा, आप बार बार जाकर के इस वीडियो को वहां से देख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये सारी सुविधाएं, ये सारे इंतजाम हमने आप ही के लिए किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि इन वीडियोस के द्वारा आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो, लेकिन साथ ही साथ मेहनत भी करनी है आपको।
तो लेक्चर में जो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, इसके अलावा व्हाट आई really want from all of you is that you make a separate copy of inorganic chemistry and you make your detailed notes in that copy. So this lecture will become a direction for you, a guideline for you, and then you can make your own notes. और पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ सारी किताबों के नाम भी डिस्कस कर लिए हैं, जो बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। सारी बुक्स कॉलेज लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। लेकिन ये जरूर मैं चाहूंगा, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो कम से कम हर ब्रांच की एक स्टैंडर्ड किताब आपके पास अगर अपनी कॉपी होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन हियर। द बोर एटॉमिक मॉडल, हेडिंग डाल लीजिए, द बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल। नाउ नील्स बोर साहब एक डैनिश फिजिसिस्ट थे, डेनमार्क के रहने वाले थे, फिजिसिस्ट थे, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर को और उस डायरेक्शन में बहुत एक्टिव रिसर्च में इन्वॉल्व थे। और इन्होंने, बोर साहब ने जितना प्रीवियस रिसर्च किया गया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, उन सारी बातों को अध्ययन किया था, उनको फॉलो कर रहे थे, उनको पढ़ रहे थे, और उसके साथ ही साथ वो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको भी क्लोजली फॉलो करते चल रहे थे। और रदरफोर्ड साहब से कुछ एक प्रश्न पूछे गए थे, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। रदरफोर्ड साहब से उन्हीं की थ्योरी के बारे में कुछ एक प्रश्न पूछे गए थे, और उन प्रश्नों का उत्तर रदरफोर्ड साहब को देना था। In the conference in which Rutherford proposed his solar system model of the atom, Rutherford was asked a few questions which were to be answered based on his own theory of the structure of atom, which is the solar system model of the structure of atom. And unfortunately, Rutherford could not answer those questions. So, वही जो प्रश्न है, वही प्रश्न, unanswered questions, ये रदरफोर्ड साहब की थ्योरी के डीमेरिट्स, अपवाद बन गए, यही के लिए खामियां बन गई, गड़बड़ियां बन गई, जिसके कारण रदरफोर्ड की थ्योरी फिर उसके आगे प्रोसीड नहीं करी, और बोर साहब की थ्योरी ने रदरफोर्ड साहब की थ्योरी को रिप्लेस कर दिया। रदरफोर्ड की थ्योरी में दो प्रश्न उनसे पूछे गए थे। पहला प्रश्न यह था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? हाउ इज अ स्पेक्ट्रम फॉर्म? सो बेसिकली द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम वाज आस्क्ड बाय रदरफोर्ड कि स्पेक्ट्रम बनता है, ये सब लोग जानते हैं, मगर कैसे बनता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ये बात रदरफोर्ड साहब से पूछी गई थी कि सर आप अपने थ्योरी के बेसिस पर हमको एक्सप्लेन करिए कि स्ट्रक्चर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओरिजिन, हाउ इज इट फॉर्म, बनता कैसे है? एंड रदरफोर्ड अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन। एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट वाज पुट बिफोर रदरफोर्ड वाज दैट एज पर क्लार्क मैक्सवेल थियरी, if in the center there is a positively charged body and a negatively charged body keeps revolving around it, keeps moving around it in circular motion, accelerating around it in circular motion, so this body which is accelerating in circular motion, slowly it will start losing its momentum and energy. जिस वेग से, जिस गति से ये चल रहा है, ये गति धीमे धीमे कम होगी, और जितनी इस मूविंग पार्टिकल की जितनी ऊर्जा है, ये ऊर्जा भी धीमे धीमे करके कम होगी। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और यह कहा गया था कि क्लार्क मैक्सवेल द्वारा कि ये जो बॉडी गोल गोल घूम रही है, धीमे धीमे इसके मोमेंटम और इसकी एनर्जी में कमी आएगी, और एक प्रकार से ये कहा जाए, मान लीजिए ये सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक नेगेटिवली चार्ज उस बॉडी उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घूम रही है। तो क्लार्क मैक्सवेल ने यह कहा था कि जब ये बॉडी, जो कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये ऑपोजिटली चार्ज बॉडी की चारों तरफ सर्कुलर मोशन एक्वायर करेगी, तो स्लोली इस बॉडी का, ये जो बॉडी घूम रही है, इसका मोमेंटम और एनर्जी धीमे धीमे कम होगा, और सर्कुलर मोशन धीमे धीमे स्पाइरल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इस सेंटर में उपस्थित पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के साथ आकर के कोलाइड कर जाए। मैक्सवेल साहब की थ्योरी थी ये, और ये थ्योरी रदरफोर्ड साहब की थ्योरी से थोड़ा पहले प्रपोज हुई थी,
और फुल्ली एक्सेप्टेड थ्योरी थी, इट वॉज रिकग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड थ्योरी। तो रदरफोर्ड साहब से यह पूछा गया कि सर आपके सोलर सिस्टम मॉडल में सेंटर में न्यूक्लियस है, आपने बताया, और चारों तरफ उसके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं। तो सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ऐसी अवस्था में क्लार्क मैक्सवेल थ्योरी यहां पर लागू हो जानी चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये सर्कुलर मोशन एक्वायर करेगा, धीमे धीमे इसकी मोमेंटम और एनर्जी कम होगी, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब यह इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन स्पाइरल मोशन में कन्वर्ट होते होते ये इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियस में टकरा जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकराएगा तो एटम नष्ट हो जाएगा। एटम विल बी डिसइंटीग्रेटेड, एटम विल बी डिस्ट्रॉयड इफ द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन moving in circular motion slowly acquires a spiral motion and comes and collides, bangs into the nucleus, the atom will be destroyed. और हम इस बात को पहले से जानते हैं, एटम अल्टीमेट पार्टिकल है। अल्टीमेट का मतलब सब चीजों की संरचना एटम से हुई है। सो यदि एटम अनस्टेबल होकर के डिसइंटीग्रेट होकर के विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो यदि अल्टीमेट पार्टिकल नष्ट हो जाएगा तो जितना कुछ एटम द्वारा संरचित है, जितना कुछ एटम द्वारा बनाया गया, वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा ब्रह्मांड तो नष्ट नहीं हुआ, चीजें नष्ट नहीं हुई, इसका मतलब यह है कि एटम स्टेबल है, और क्योंकि एटम स्टेबल है इसीलिए ये पूरा ब्रह्मांड स्थायी बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि यदि क्लार्क मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से एटम को नष्ट हो जाना चाहिए था, तो रदरफोर्ड से पूछा गया, सर आप अपनी थ्योरी के बेसिस पर हमको एक्सप्लेन करिए कि आपका एटम नष्ट क्यों नहीं हुआ। दो प्रश्न उनसे पूछे गए थे। पहला ये पूछा गया था कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, और दूसरा ये पूछा गया था कि आपका एटम स्टेबल कैसे बना हुआ है जबकि उसको डिस्टेबलाइज होकर के टूट जाना चाहिए था। एंड मिस्टर रदरफोर्ड अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट आंसर दीज टू क्वेश्चंस। एंड नील्स बोर who was a contemporary of Rutherford, he sort of took up both these questions, and he decided to propose his own theory called the Bohr atomic model. इसके पहले Rutherford atomic model था, so this was called the Bohr atomic model. Somewhere around 1911 to 1914, in between these 2 years, 1911 से 1914 के बीच में नील्स बोर साहब ने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया। Now, what I want from you is to listen to this part of the lecture very very carefully. हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए, और जितना आपके लिए संभव हो, जो मैं बोर्ड पर बना रहा हूं या जो मैं बोल रहा हूं, उसको अगर आपके लिए पॉसिबल हो जरूर से उसको नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि ये जो 4 या 5 पॉस्टुलेट्स हैं, 4 या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बोर की थ्योरी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, not only from examination point of view but also from chemistry, the subject point of view also, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, द फर्स्ट postulate, या ये कह लीजिए द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करिए, इलेक्ट्रॉन follows a fixed circular path around the nucleus called orbit. The electron follows a fixed circular path around the nucleus called orbit. ये नील्स बोर साहब ने जो बात कही, एक्चुअली में ये जो पहला पॉस्टुलेट है ये रदरफोर्ड की थ्योरी से लिया हुआ है। इट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द रदरफोर्ड थ्योरी, क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने भी यही बात कही थी कि बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। सो आप इससे रिलेटेड एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, इसको आप बना सकते हैं। सो दिस इज आवर न्यूक्लियस, this is the circular orbit, here is the electron. Okay, so this is the nucleus,
ये पाथवे जिस पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, दिस इज कॉल्ड द ऑर्बिट एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन. So the electron follows a fixed circular path around the nucleus called orbit. Okay? ये पहली और खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यूं ही हवा में रैंडमली मूव नहीं करता है, ऐसा नील्स बोर साहब ने बोला था. हालांकि आज की तिथि में, if you have read the Heisenberg's uncertainty principle, you will know that the position of electron is completely uncertain. लेकिन हम बात कर रहे हैं बोर के मॉडल की, और बोर साहब के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव नहीं करता है, कहीं भी मूव करे ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में ही घूमता है, और उस रास्ते का नाम रखा था ऑर्बिट. ये पहली बात. दूसरी बात, पॉइंट नंबर टू, एंड ये जो सेकंड पॉइंट है, इसमें कई सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और मैं जरूर से चाहूंगा कि आप इसको केयरफुली सुनिए भी और इसको नोट भी कर लीजिए जितना आपके लिए पॉसिबल हो. नाउ जस्ट टू सेव स्पेस, जगह बचाने के लिए मैं केवल आधा ऑर्बिट बना रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में ये पूरा ऑर्बिट है. ओके, जस्ट टू सेव स्पेस, यहां पर जगह टाइम बचाने के लिए मैं इस तरह से ऑर्बिट बना रहा हूं, बस यही है. पॉइंट नंबर 2 में जो पहली खास बात, इसको नोट करिए, वो ये है that there can be पहली बात, infinite number of orbits around the nucleus. There can be infinite number of orbits around the nucleus. किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर असंख्य ऑर्बिट हो सकते हैं, अब सवाल ये उठता है कि हम इस बात को कैसे सिद्ध करें, क्योंकि साइंस है ना, दिस इज साइंस, दिस इज केमिस्ट्री. स्टेटमेंट्स हैव टू बी प्रूव्ड विद सर्टेन लॉजिक, सर्टेन केमिकल लॉजिक हैज टू बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रूव दीज स्टेटमेंट्स. So the first point in postulate number 2 is that there are infinite number of orbits around the nucleus. अब सवाल ये उठता है कि जब आप हाइड्रोजन का एटम बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप हाइड्रोजन एटम बनाते हैं तो कितने ऑर्बिट बनाते हैं, बताइए. जब आप हाइड्रोजन का एटम बनाते हैं इस तरह से, कितने ऑर्बिट बनाते हैं? 1. क्यों 1? क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में एकोमोडेट हो सकता है, इसीलिए हम केवल एक ऑर्बिट बनाते हैं. देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं. ओके, सो ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, और हम हाइड्रोजन का हम बना रहे हैं, देखिए ये. ओके, एक इलेक्ट्रॉन है, कितने ऑर्बिट बने? 1 ऑर्बिट. व्हाई 1 ऑर्बिट? बिकॉज हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी एकोमोडेटेड इन 1 ऑर्बिट, एंड दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग ओनली 1 ऑर्बिट. अच्छा, अब मान लीजिए आपसे हम पूछें लिथियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3. तो अगर लिथियम का हमको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना हो तो कितने ऑर्बिट हम बनाएंगे? यहां गौर से देखिएगा, ये हमारा लिथियम का न्यूक्लियस है. अब पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, और क्योंकि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में एकोमोडेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमने दूसरे ऑर्बिट का इस्तेमाल किया और हमने कहा इस तरह से लिथियम. सो हाइड्रोजन में एक ऑर्बिट इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिट में वो आसानी से एकोमोडेट हो जाता है, इसीलिए बनाते समय भी, चर्चा करते समय भी हम कहते हैं हाइड्रोजन हैज ओनली 1 ऑर्बिट. Lithium has 2 orbits. Why? Because 2 electrons will be accommodated in the first orbit, and the third electron will be accommodated in the second orbit. That is why we say that lithium has what? Altogether 2 orbits. चलिए एक और सिचुएशन है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. सोडियम की बात जरा देखें. एटॉमिक नंबर 11, हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11.
अच्छा, अब बताएं सोडियम में कितने ऑर्बिट्स होंगे? सोडियम में, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जिन लोग को समझ में आ गई बात आप बधाई के पात्र हैं, जिनको नहीं समझ में आया है गौर से सुनिएगा। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8, ऑक्टेट, राइट। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में, 8 और 2 10। और क्योंकि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है जो कि 2 ऑर्बिट में एकोमोडेट नहीं किया जा सकता, उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमें सोडियम में तीसरे ऑर्बिट की आवश्यकता पड़ती है। और हम कहते हैं कि आखिरी में ये जो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन है, 11th इलेक्ट्रॉन है, 3s1 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट नंबर 3 में जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, हम बात उतने ही ऑर्बिट्स की करते हैं जितने की हमको जरूरत है। हाइड्रोजन में 1 ऑर्बिट की जरूरत है तो हम कहते हैं हाइड्रोजन हैज 1 ऑर्बिट। लिथियम में हमको 2 ऑर्बिटों की जरूरत है तो हम कहते हैं लिथियम हैज 2 ऑर्बिट्स। सोडियम में हमें 3 ऑर्बिट्स की जरूरत पड़ती तो हम कहते हैं सोडियम में 3 ऑर्बिट्स हैं। हाउएवर द ट्रूथ एंड द रियलिटी इज दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ असंख्य संख्या में, असंख्य मात्रा में ऑर्बिट्स उपस्थित होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर। नाउ हाउ टू प्रूव दिस? लिसन केयरफुली। हाइड्रोजन के पास कितने ऑर्बिट आपने कहा? 1 ऑर्बिट, राइट। व्हाई? बिकॉज देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन और एक ही ऑर्बिट जो है उसकी जरूरत है, इसीलिए हमने एक ही बनाया हुआ है। लेकिन मान लीजिए इस एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक्सटर्नल सोर्स से हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी। हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सोर्स से हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? हायर एनर्जी लेवल में। अब सवाल ये उठता है, यदि हाइड्रोजन में एटम में और अधिक ढेर सारे ऑर्बिट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में कैसे जा पाएगा? और जबकि इलेक्ट्रॉन जंप करके, एक्साइट होकर के हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। इसका मतलब हायर एनर्जी स्टेट या ढेर सारे और दूसरे ऑर्बिट्स उपस्थित हैं, दे आर देयर, लेकिन हम उनकी बात नहीं करते हैं। हम बात उनकी सिर्फ तब करते हैं जब हमें उनकी जरूरत होती है। वी टॉक अबाउट द रिमेनिंग ऑर्बिट्स only when the need arises, only when there is need, only then do we talk about those orbits. Otherwise, in the normal course we always say that hydrogen has only 1 orbit, whereas the truth is that outside the nucleus in a hydrogen atom there are infinite number of orbits. जब उनकी जरूरत पड़ती है उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत नहीं पड़ती है हम उसकी बात नहीं करते हैं, और हम यही कहते रहते हैं कि हाइड्रोजन के पास केवल 1 ऑर्बिट है। सो ये पहला पॉइंट है सेकेंड पॉस्टुलेट में। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए, केवल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां पर ये बात बनाई थी। सो पॉस्टुलेट नंबर 2 में जो पहली खास बात है वो ये है that there are infinite number of orbits around the nucleus, and the important thing to remember is that we draw or we talk about only those orbits which are needed. जिन ऑर्बिटों की, जितने ऑर्बिटों की जरूरत होती है हम बस उतने की चर्चा करते हैं। बाकियों की चर्चा हम तब करेंगे जब हमें उनकी जरूरत होगी। जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया था कि हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन यदि एक्साइट हो जाए तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट है इसीलिए जा पाता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब हायर एनर्जी के ऑर्बिट हैं इसीलिए वो जा पाता है। ठीक। सो ये पहली बात हो गई कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के बाहर असंख्य ऑर्बिट होंगे। दूसरी बात एंड लिसन केयरफुली, इन ऑर्बिटों को
एक नाम और दिया गया, और वो नाम है that they are also called main energy shells. These orbits are all called main energy shells. इनके नाम रखे गए थे। ये जो पहला वाला ऑर्बिट है इसको कहा गया था K, फिर इसको कहा गया L, फिर M, फिर N, O and so on, because there can be infinite number of orbits. So starting with K, L, M, N, O, P, Q, R and so on. So अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि in the orbit N, तो in the orbit N का मतलब यह हुआ मैं 1, 2, 3 चौथे ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। K, L, M, N, in the orbit N. N का मतलब ऑर्बिट नंबर 4। इन्हीं ऑर्बिट्स को न सिर्फ मेन एनर्जी शेल कहा गया, लेकिन इन्हें एक और नाम दिया गया और वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसके बारे में हम जब क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे तब उसके बारे में मैं आपसे इन बातों को शेयर करूंगा। इसको एक नाम और दिया गया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो पहला जो ऑर्बिट है उसको जो के अलावा जो एक और नाम दिया गया वो दिया गया n बराबर 1। व्हाट इज n? n is, small n is principal quantum number, small n is principal quantum number. So पहले ऑर्बिट का नाम रखा n equal to 1, principal quantum number 1 k। l का जो नाम है वो है n equal to 2, m का नाम है n equal to 3, n का नाम है n equal to 4, o का नाम है n equal to 5 and so on. So जो दूसरी खास बात है वो ये है that these orbits were also given the name main energy shell या principal quantum number. Now orbit number 1 is principal quantum number 1. Orbit number 2 is principal quantum number 2. Orbit number 5 is principal quantum number 5. और इस तरह से इनके K, L, M, N and so on इनके नाम भी रखे गए थे। कि इन ऑर्बिट्स को हमने मेन एनर्जी शेल नाम क्यों दिया? अब देखिए, मैं जानता हूं कि आपने आई डोंट नो, शायद पॉसिबली 11th में या 12th में किसी समय पर बोर एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा है, लेकिन कितना पढ़ा है ये आप खुद जानते हैं, किस तरह से पढ़ा है ये भी आप बेहतर जानते हैं। और इस बार तो स्थितियां ऐसी रही कि शायद मुझे पता नहीं कि आपका केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशंस नहीं हुए और स्टूडेंट्स को जो है उनके रिजल्ट मिल गया, वो प्रमोट होके आगे बढ़ गए। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आपने अब तक केमिस्ट्री सब्जेक्ट को या जो बोर एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि अब तक आपने इस पर गौर नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है, तो ये जरूरी अब समय आ गया है, क्योंकि अब आप बीएससी में आ गए हैं, that you have to get down to the root of the problem. See, if you want to understand chemistry or if you want to understand inorganic chemistry, then you have to learn to question yourself. ऐसा क्यों है? नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा ना करके ऐसा करें तो क्या होगा? सो मैंने कहा कि इन ऑर्बिट्स को जो नाम दिया गया, कहा गया ये मेन एनर्जी शेल्स है। मेन एनर्जी शेल्स का मतलब क्या हुआ? मेन एनर्जी शेल्स का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिट के साथ ऊर्जा का एक निश्चित भाग है जो जुड़ा हुआ है। एवरी ऑर्बिट, लिसन केयरफुली, इज एसोसिएटेड विथ ए सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोर साहब ने जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ भागों को लिया और अपनी थ्योरी को प्रपोज करना शुरू किया, अपने एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया, तो बोर वाज वेरी बोल्ड, वेरी डिटरमिन्ड टू मूव फॉरवर्ड। और उन्होंने केवल रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को ही नहीं लिया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को लेकर के इसमें उन्होंने अप्लाई कर दिया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? कहती है जब भी एनर्जी एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है तो वो सदैव कंटिन्यूअस मैनर में ना होकर के डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है। The absorption or emission of energy does not take place in a continuous manner but in a discontinuous manner, and energy is either
emitted or absorbed in form of small packets or bundles of energy called quanta. Quanta. Small packets or bundles of energy called quanta. Every orbit is associated to a certain fixed amount of energy, and that is why each of these orbits is also referred as main energy shell. Later on, they were also called principal quantum numbers. And so when I say orbit number 3, I'm basically saying principal quantum number 3. When I say orbit number 4, I'm saying principal quantum number 4, because that is what it means. ये दूसरी बात. Come to point number 3. इसी second postulate में तीसरी खास बात. C point. And listen to this again very, very carefully, because something very important and probably new coming to your information. तीसरी बात यह है, energy, capital E, increases with increase in distance from the nucleus. Energy increases with the increase in distance from the nucleus. Now, इसका implication क्या है? ये बहुत भारी statement है जी. जितनी आसानी से मैंने लिख दिया, statement इसको बोलना और इसको समझना उतना ही भारी है. इसलिए मैं चाहूंगा कि गौर से आप सुनिए इस बात को. मैंने कहा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती है, ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है. जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है. इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि वो ऑर्बिट, लिसन केयरफुली, वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी. वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से सबसे नजदीक है, उसकी ऊर्जा का मान सबसे कम होगा. और जैसे जैसे ऑर्बिट की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ेगी, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, ऑर्बिटों की ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा. सो द ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज द लीस्ट एनर्जी, while the orbit farthest away from the nucleus has the maximum energy. Why? Because as the distance of the orbit from the nucleus increases, the amount of energy also goes on increasing. जैसे जैसे ऑर्बिट की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती है, ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है. इसीलिए वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक हैं, इनकी ऊर्जा का मान सबसे कम होगा, और वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से सबसे दूर है, इसकी ऊर्जा का मान सबसे अधिक होगा. सो बेसिकली, मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, एनर्जी increases. Energy increases as we move from inside to outside, from the innermost orbit to the outermost orbit. Okay? Now, इसी से पॉइंट नंबर सी से संबंधित एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात गौर से सुनिएगा. किसी भी ऑर्बिट में वो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर हो. नाउ दिस इज अ वेरी रेडिकल स्टेटमेंट, क्योंकि ये बात कहीं किसी किताब में लिखी नहीं है, लेकिन ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ स्टडीइंग एंड आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये चीज डेवलप हुई है, और मैं आपको उसको कम्युनिकेट कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित है. क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर है. क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर नहीं होगी, तो यह इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में स्थित नहीं हो सकता. If an electron is present in an orbit, it simply means that the energy of the electron is equal to the energy of the orbit. This is a basic prerequisite. अनिवार्य है ये बात. Because if the energy of the electron is not equal to energy of the orbit, the electron will not accommodate in this
ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये। मान लीजिए इसको मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इसको कहता हूं 2, इसको कहता हूं 3, इसको कहता हूं 4, इसको कहता हूं 5। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बिटवीन इलेक्ट्रॉन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सबसे अधिक ऊर्जा किस इलेक्ट्रॉन की है, क्या जवाब होगा आपका? अगर मैं ये पूछूं इन 5 इलेक्ट्रॉनों में से सबसे ज्यादा ऊर्जा किस इलेक्ट्रॉन की है, तो क्या जवाब होगा आपका? इलेक्ट्रॉन नंबर 5। वाई इलेक्ट्रॉन नंबर 5? क्योंकि ऑर्बिट नंबर 5 की एनर्जी सबसे ज्यादा है और इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन स्थित हो सकता है जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर है। तो यदि ऑर्बिट की एनर्जी अधिकतम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी अधिकतम होगी, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में अकोमोडेट हो पाया, अन्यथा नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So as the distance of the orbit from the nucleus increases, its energy goes on increasing. Similarly, as the distance of the electron from the nucleus increases, its energy also goes on increasing. So the electron closest to the nucleus has the least energy, whereas the electron farthest away from the nucleus has the maximum amount of energy. Okay? Now, so ये point number C, energy increases with increase in distance from the nucleus. Point number D, another very important point. मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि यहां बीच में मुझे कुछ बनाना होगा. D point, okay? So A, B, C come to the D point. Electronic transition brings stability. Point number D is electronic transition brings stability. Electronic transition brings stability. Now the question is, what is electronic transition? क्या है? Just excuse me. Now what is electronic transition? Please understand. मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में है. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रपोज बिफोर यू अ न्यू कॉन्सेप्ट. ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है. इसका मतलब इस ऑर्बिट की ऊर्जा सबसे कम है और लिहाजा इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी सबसे कम होगी. इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन की विशेषता यह है दैट इट हैज मिनिमम एनर्जी एंड correspondingly it has maximum stability because energy is inversely proportional to stability. Energy is inversely proportional to stability. So when the electron I'm saying here has minimum energy, it simply means that it has maximum stability. अब ध्यान सुनिएगा, वो जगह जहां मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, ऐसी जगहों को एक नाम दिया गया और इन्हें कहा जाता है ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट. व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? अगर मान लिया आपसे पूछा जाए डिफाइन ग्राउंड स्टेट, तो आपका जवाब 1 लाइन आंसर होना चाहिए जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होगा. ग्राउंड स्टेट इज दैट पोजिशन or that place where energy is minimum while stability is maximum, because energy is inversely proportional to stability. Are you getting it? What is ground state? Ground state हर वो स्थान है जहां ऊर्जा कम और स्थिरता ज्यादा होती है, क्योंकि ऊर्जा और स्थिरता का आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है.
इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम है। क्यों? क्योंकि इस ऑर्बिट की एनर्जी भी मिनिमम है और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में स्थित होगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर हो। सो यदि ऑर्बिट की एनर्जी मिनिमम है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी मिनिमम होगी, और यदि एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। और इस जगह को, इस स्थान को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ठीक। नाउ थिंक विथ मी। मान लीजिए हमने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कर दी। हमने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी बाह्य सोर्स से हमने ऊर्जा प्रदान कर दी। बाह्य सोर्स से हमने इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान कर दी। क्या होगा? ध्यान सुनिए, जब किसी एक्सटर्नल सोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड हुई तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बढ़ने के कारण अब इस इलेक्ट्रॉन की बढ़ी हुई एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिल गई। तो जब एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी तो वो ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर अब नहीं है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर नहीं है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन अब इस ऑर्बिट में स्थित नहीं रह सकता। तो सवाल ये उठता है कि यदि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में स्थित नहीं होगा तो कहां स्थित होगा? नाउ लिसन केयरफुली। मान लीजिए, थिंक विथ मी, इमेजिन विथ मी, इस ऑर्बिट की एनर्जी थी 5 किलो कैलोरीज। मान लीजिए इसकी थी 10, इसकी 15, इसकी 20, इसकी 25 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली जिस ऑर्बिट में है उसकी इतनी ऊर्जा है, 5 किलो कैलोरी। और एक्सटर्नल सोर्स से, मान लीजिए एक्सटर्नल सोर्स से इसको 20 किलो कैलोरी ऊर्जा मिली, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी थी 5 किलो कैलोरी, 20 किलो कैलोरी इसको बाहर से मिल गई, तो इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी हो गई? 20 + 5 is 25, which means after gaining energy from an external source, the energy of the electron is now 25 kilocalories, whereas the energy of the orbit is only 5 kilocalorie, which means the energy of the electron is not equal to the energy of the orbit, and therefore this electron cannot stay in this orbit anymore. So where will the electron go? अब सवाल ही उठता है, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी में, उस ऑर्बिट में जाएगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ी हुई एनर्जी के बराबर होगी। अब देखिए, ये वाले ऑर्बिट की 25 किलो कैलोरी है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से जंप करके और इस ऑर्बिट में आकर के स्थित हो जाएगा। व्हाई इलेक्ट्रॉन केम फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 1 टू ऑर्बिट नंबर 5 डायरेक्टली? व्हाई? बिकॉज ऑर्बिट नंबर 5 की ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन की बढ़ी हुई ऊर्जा के बराबर थी। यही नियम है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में स्थित होगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर होगी। तो जब तक तो इसकी एनर्जी 5 किलो कैलोरी थी तब तक ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में था, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स से 20 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल गई। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ के हो गई 20 + 5 is 25। अब ये इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जाएगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ी हुई एनर्जी के बराबर है। एंड बाय द वे, दैट वाज ऑर्बिट नंबर 5, and that is why electron jumped from this place to this place. I'm trying to make a very, very important point, so you have to follow with me. I'm deliberately going very slow. मैं जानबूझ के बहुत धीमे धीमे चल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हर एक बात को ग्रास्प करें, ध्यान से सुन लें, और अगर संभव हो तो उसको लिख भी लीजिए। नाउ इस जगह पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा, गौर से सुनिएगा, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इसको बाह्य सोर्स से ऊर्जा मिली, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी हो गई मैक्सिमम। और जब एनर्जी मैक्सिमम हुई तो एनर्जी स्टेबिलिटी हो गई मिनिमम। व्हाई? बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यदि किसी कारण से, बिकॉज ऑफ सम रीजन, एनर्जी बिकेम मैक्सिमम, स्टेबिलिटी विल बिकम मिनिमम। यदि किसी भी कारण से ऊर्जा बढ़ गई, और इसकी ऊर्जा बढ़ गई क्योंकि इसने एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्राप्त कर ली, तो इसकी ऊर्जा बढ़ गई, तो जिस अनुपात में ऊर्जा बढ़ी उसी अनुपात में स्थिरता घट गई। The amount of increased energy
brought a corresponding decrease in the stability because energy is inversely proportional to stability. Now listen carefully. ये जगह जहां पर एनर्जी मैक्सिमम और स्टेबिलिटी मिनिमम होती है, ऐसी जगहों का नाम है एक्साइटेड स्टेट। एक ग्राउंड स्टेट है, दूसरा क्या कहलाता है? एक्साइटेड स्टेट। व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट? एक्साइटेड स्टेट इज दैट प्लेस और दैट पोजिशन वेयर एनर्जी इज हाई एंड स्टेबिलिटी इज लो, वेयर एनर्जी इज मैक्सिमम, स्टेबिलिटी इज मिनिमम। सो व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? जहां पर मिनिमम ऊर्जा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट? जहां एनर्जी मैक्सिमम और स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाए। यहां देखिए मिनिमम एनर्जी है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, यहां मैक्सिमम एनर्जी है तो मिनिमम स्टेबिलिटी है। इस जगह को ग्राउंड स्टेट कहते हैं, इस जगह को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान से सुनिएगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिट नंबर 1 ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। और ऑर्बिट नंबर 5, 1 2 3 4 5, ऑर्बिट नंबर 5 क्या कहलाएगा? एक्साइटेड स्टेट। क्यों एक्साइटेड स्टेट? क्योंकि 5वें ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा है और स्टेबिलिटी कम हो गई। ना इतनी ही बात किताब में लिखी है, मैं आपको एक कदम आगे ले जाना चाहता हूं। आई वांट टू टेक यू वन स्टेप फॉरवर्ड एंड आई वांट यू टू थिंक विथ मी। मेरे साथ सोचिएगा, एज आई एम स्पीकिंग, एज आई एम डिलीवरिंग, यू हैव टू ऑल्सो कीप थिंकिंग विथ मी सो दैट वी आर ऑल टुगेदर ऑन द सेम पेज। यहां पर एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम है और इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जरा मेरे साथ ध्यान से सुनिए, इसके मुकाबले, इस ऑर्बिट के मुकाबले इस ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है और स्टेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस ऑर्बिट के मुकाबले ये ऑर्बिट क्या कहलाएगा? एक्साइटेड स्टेट। As compared to orbit number 1, orbit number 2 will be called excited state. Why? Because in orbit number 2, energy is higher, stability is lower. और मैंने बताया था, excited state वो हर स्थान है जहां पर एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम हो। So orbit number 1 के रेफरेंस में orbit number 2 will be referred as excited state. Similarly, orbit number 3 will also be referred as excited state. Similarly, orbit number 4 will also be referred as excited state. Orbit number 5 को तो ऑलरेडी हम excited state बोल ही चुके हैं, and so on, and so on. इसका मतलब ऑर्बिट नंबर 1 के रेफरेंस में, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्बिट नंबर 1 के रेफरेंस में ऊपर वाले, बाहर वाले सभी ऑर्बिट्स एक्साइटेड स्टेट है। ऑर्बिट नंबर 1 ग्राउंड स्टेट और ऑर्बिट नंबर 1 के बाहर की ओर जितने ऑर्बिट्स हैं वे सब एक्साइटेड स्टेट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उन सब में एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम है। इधर ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से इधर पहुंचा, हमने कहा ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया, राइट? अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस रिटर्न हो, और होता भी है। किन परिस्थितियों में होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां वापस रिटर्न हो, तो ये तो एक्साइटेड स्टेट है। ऑर्बिट नंबर 5 इज एक्साइटेड स्टेट, लेकिन ऑर्बिट नंबर 5 के रेफरेंस में 4 3 2 1 ये सारे क्या कहलाएंगे? ग्राउंड स्टेट्स। इन रेफरेंस टू ऑर्बिट नंबर 5, ऑर्बिट नंबर 4 3 2 1 आर रेफर्ड एज व्हाट? ग्राउंड स्टेट्स। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट नंबर 5 के मुकाबले ऑर्बिट नंबर 4 में एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा है। ऑर्बिट नंबर 4 के मुकाबले ऑर्बिट नंबर 3 में एनर्जी और कम, स्टेबिलिटी और ज्यादा है। 2 में एनर्जी और कम, स्टेबिलिटी और ज्यादा है। 1 में एनर्जी सबसे कम, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ ऑर्बिट नंबर 1 के रेफरेंस में 2 3 4 5 आर ऑल कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट्स। ऑर्बिट नंबर 5 के रेफरेंस में 4 3 2 1 आर ऑल कॉल्ड ग्राउंड स्टेट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ग्राउंड स्टेट किसी एक विशेष स्थान का नाम नहीं है। ये एक्साइटेड स्टेट किसी एक विशेष स्थान का नाम नहीं है। एक्साइटेड स्टेट वो हर जगह होगी
जहां पर एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम है, और ग्राउंड स्टेट वो हर जगह होगी जहां पर एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब देखिएगा जरा सा, देखिए यहां पर ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये 2 है, जरा ऑर्बिट नंबर 3 इस वाले ऑर्बिट के रेफरेंस में देखिएगा। इस ऑर्बिट के रेफरेंस में ऑर्बिट नंबर 4 एंड 5 एक्साइटेड स्टेट है, ऑर्बिट नंबर 2 और 1 ग्राउंड स्टेट। वेरी गुड। ऑर्बिट नंबर 4 एंड 5 इन रेफरेंस टू दिस ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4 एंड 5 आर एक्साइटेड स्टेट्स। व्हाई? क्योंकि इसके मुकाबले इन दोनों की एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम है। और ऑर्बिट नंबर 3 के रेफरेंस में ऑर्बिट नंबर 2 एंड 1 दोनों ही ग्राउंड स्टेट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके मुकाबले इन दोनों की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट्स कैन बी वेरिएबल स्पेसेस। ये मल्टीपल जगहें हो सकती हैं। हर वो जगह जहां एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा है उसे ग्राउंड स्टेट कहा जाएगा, और हर वो जगह जहां पर एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम है उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ओके, सो आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हो सकता है किसी किसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे, बट आई विल स्टिल ट्राई एंड कीप इट एट अ वेरी स्लो पेस, धीमे धीमे और हिंदी अंग्रेजी मिला करके, ताकि आपको किसी तरह की भाषा की समस्या भी ना हो। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हम बात करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये क्या चीज है? अब देखिएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, हमने इसकी चर्चा कर ली कि हम ग्राउंड स्टेट क्यों बोलते हैं इसे, व्हाई इज इट ग्राउंड स्टेट। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिल गई, ठीक बात। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन अब इस वाले ऑर्बिट में स्थित नहीं हो सकता। वो इलेक्ट्रॉन अब उस ऑर्बिट में जाएगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ी हुई एनर्जी के बराबर है। और हम कह रहे हैं हमारे केस में ये ऑर्बिट नंबर 5 है, इसकी ऊर्जा 25 किलो कैलोरी है, और हमारे इलेक्ट्रॉन की बढ़ी हुई एनर्जी भी 25 किलो कैलोरी है। सो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 1 टू ऑर्बिट नंबर 5। इलेक्ट्रॉन विल जंप, it will not crawl, it will not move, it will jump। क्या मतलब हुआ इसका? उदाहरण के तौर पर जरा गौर कीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, दो लोकेशन है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। एक पार्टिकल को पॉइंट नंबर 1 से 2 तक पहुंचना है, बीच की जितने जगहें हैं उसको अवॉइड करना, इग्नोर करना है। तो क्या करेगा? ये यहां से डायरेक्टली जंप करेगा। बीच में खाई है, नाला है, कुछ और चीज है, गंदगी है, कुछ है, इट विल जंप फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 2। यही काम इलेक्ट्रॉन करता है, इट जंप्स फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 1 टू ऑर्बिट नंबर 2। इस जंपिंग को, गाइज लिसन केयरफुली, इस जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एक वर्ड, एक टर्म देते हैं, और इसको कहा जाता है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन। इसे एक्साइटेशन क्यों बोलते हैं? व्हाई इज इट कॉल्ड एक्साइटेशन? इसे एक्साइटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। इट इज गोइंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। अब जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा एक्साइटेड स्टेट में, जहां पे एनर्जी हाई और स्टेबिलिटी कम है, the electron will immediately understand that I have become unstable, और अपने स्थिरता को फिर से प्राप्त करने के लिए, to regain its stability, electron will immediately return back to its ground state। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटा, और इस पूरे प्रोसेस को, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटना, इस पूरे साइकिल को, इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट एंड बैक टू ग्राउंड स्टेट। One more thing and then we'll move on. I will take another 10 minutes maybe and I will close for today. Now, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाते समय इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया था। To move from ground state to excited state, electron gained absorbed energy.
तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे लौटते समय क्या होगा, यही एनर्जी जो गेन हुई थी, यही एनर्जी एमिट होती है. द एनर्जी दैट वाज गेन्ड will now be released so that the electron can come from excited state back to its ground state. और यही निकली हुई एनर्जी, इसको गौर से सुनिएगा, यही निकली हुई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिल्म पर गिरती है, यही निकली हुई एनर्जी जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिल्म पर गिरती है, तो हमको स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिल्म के ऊपर कुछ ब्राइट लाइंस मिलती हैं, कुछ उजली किरणें, उजली लाइनें, ब्राइट लाइंस हमको मिलती हैं. और इन्हीं ब्राइट लाइंस को कहा जाता है स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रा और इसके समूह को कहते हैं स्पेक्ट्रम. ओके, ये ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम है. रदरफोर्ड साहब से यही बात पूछी गई थी, सर आप बताएं कि स्पेक्ट्रम का ओरिजिन कैसे होता है. रदरफोर्ड अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट आंसर. बोर साहब ने अपनी थ्योरी में इस बात को आंसर किया. व्हेन द इलेक्ट्रॉन अंडरगोज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, इट एब्सॉर्ब्स एनर्जी, whereas when it moves from excited state to ground state, it releases energy, and this released energy in the form of electromagnetic radiations, when it falls on the spectroscopic film, when it is absorbed on the spectroscopic film, certain bright lines are formed, and these bright lines are called, this bright line, single bright line is called spectra, and the group of lines is called spectrum. Okay, let's move ahead. Two more points and then we will be through with the Bohr's theory. Okay, so that's 1, 2, now 3. Point number 3. इस पोस्टुलेट का नाम रखा था स्टेशनरी एनर्जी स्टेट. The concept of stationary energy state, the whole concept of stationary energy state. Now if you remember, क्लार्क मैक्सवेल साहब की थ्योरी के बेसिस पर रदरफोर्ड साहब से एक सवाल पूछा गया था और उनसे कहा गया था कि सेंटर में एक चार्ज बॉडी है, उसके चारों तरफ एक ऑपोजिटली चार्ज बॉडी यदि परिक्रमा करेगी, रेवोल्यूशन करेगी, टू मूव इन सर्कुलर मोशन, तो ये जो मूविंग बॉडी है इसका मोमेंटम और एनर्जी धीमे धीमे कम होगा और एक स्टेज ऐसा आएगा कि सर्कुलर मोशन स्पाइरल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों बॉडीज आपस में टकरा जाएंगी. यही चीज एटम पर भी लागू होता है, होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है. रदरफोर्ड साहब अपने थ्योरी के बेसिस पर समझाइए कि आपका एटम स्थिर, स्थायी, स्टेबल कैसे बना हुआ है. रदरफोर्ड कुड नॉट आंसर. बोर ने इस बात को आंसर किया. एंड लिसन केयरफुली. वंस अगेन आई एम ड्रॉइंग मल्टीपल ऑर्बिट्स. बोर ने क्या बोला, इस बात को गौर से सुनिएगा. बोर साहब ने कहा जब तक इलेक्ट्रॉन, लिसन केयरफुली, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में स्थित रहेगा तब तक उसकी ऊर्जा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा. जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में स्थित रहेगा तब तक उसकी एनर्जी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा. As long as the electron remains in its own orbit, its energy will remain stationary, unchanged. कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं आएगा और इसी को कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया the concept of stationary energy state. What does the concept say? The concept says that as long as the electron remains in its own orbit, its energy will remain unchanged, stationary. किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा. However, the electron will move from lower energy to higher energy state by absorbing energy, or move from higher energy state to lower energy state by emitting energy. बोर ने क्या कहा, यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब वो अपने ऑर्बिट को छोड़ेगा, यदि एनर्जी एमिट करेगा तब वो अपने ऑर्बिट को छोड़ेगा, यदि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, यदि एनर्जी एमिट करेगा तो हायर से लोअर में जाएगा. लेकिन जब तक वो अपने
अपने ऑर्बिट में है उसकी ऊर्जा में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। और इस कॉन्सेप्ट के आने पर एक बार में रदरफोर्ड साहब की थ्योरी के द्वारा एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन जो किया जाना था वो नहीं कर पाए। बोर साहब ने अपनी थ्योरी में इस बात को इनकॉर्पोरेट करके इसको एक्सप्लेन कर दिया दैट एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन इट्स ओन ऑर्बिट इट्स एनर्जी विल नॉट चेंज। और अगर एनर्जी चेंज नहीं होगी, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, सर्कुलर मोशन बना रहेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। लेकिन ऊर्जा में परिवर्तन आने पर अपने ऑर्बिट को वो छोड़ेगा। यदि एनर्जी बढ़ेगी तो वो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा, यदि एनर्जी रिलीज होगी, एमिट होगी, तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। एंड द लास्ट थिंग एज फार एज दिस थ्योरी इज कंसर्न्ड, पॉइंट नंबर 4, और इसको कहा गया, इसको नाम दिया गया द प्रिंसिपल ऑफ, इसको नोट करते चलिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है आप बात जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, mvr बराबर n h अपॉन 2 पाई। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया था फॉर एंगुलर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। दिस इज एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं। Mass into velocity into radius, the distance from the nucleus, this is referred as angular momentum। और कहा कि एंगुलर मोमेंटम, ध्यान सुनिए, किस पे डिपेंडेंट है, एन एच अपॉन 2 पाई। द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, विच मीन्स इसकी क्या वैल्यू होगी वो इस पे डिपेंड करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ रखना चाहता हूं एंड देन आई विल क्लोज फॉर टुडे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड, क्योंकि अगर अपने ही ऑर्बिट में रहेगा तो ऑर्बिट का रेडियस नहीं बदलेगा तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, रेडियस फिक्स्ड। इधर देखिए h अपॉन 2 पाई, वैल्यू फिक्स। इसका मतलब इस पूरे में केवल एक ही एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल है और वो है स्मॉल n, वेयर स्मॉल n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्मॉल n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक्चुअली स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब ऑर्बिट संख्या, वन ऑफ द ऑर्बिट्स। So in a way, what Bohr is proposing is that in the principle of quantization of angular momentum, the one single variable value is the principal quantum number, which simply implies that the electron, listen carefully, will either be in orbit number 1 or orbit number 2 or orbit number 3, or, which means that the electron will be present in any one of the orbits and not in between the orbits or any other space. ठीक? So ये है principle of quantization of angular momentum, and with these postulates or with these words I come to an end regarding the discussion of the Bohr's atomic model। ये सारी बातें आपके सामने हैं। मैं जरूर से चाहूंगा कि आप अपने इस वीडियो को गौर से सुना है। बहुत सारी छोटी बड़ी बातें, बहुत सारी पुरानी नई बातें भी मैंने आपसे शेयर करी हैं। सो इसको गौर से एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो यू कैन गो एंड लुक फॉर दिस वीडियो, और इफ यू वांट टू देन मेक योर ओन फ्रेश नोट्स। अच्छे से पढ़िए, खूब बढ़िया पढ़िए, एंड आई होप दैट यू विल enjoy your time in UV Christian College. Thank you very much.